हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार। इसमें मैं हूं इस समय होंडा अमेज में, और इस वीडियो में ज़्यादा वॉक अराउंड वाली बातचीत नहीं करने वाला। मैं इस वीडियो में पूरा गाड़ी जब कोई लेता है, उसको चलाता है, इनिशियली क्या उसे फील होगा वो चीज़ बताने वाला हूं। रीज़न मेरे पास ये होने का कि भाई जब भी मैं मतलब कमेंट सेक्शन में आपस में लोग बातचीत करते हैं ना, कोई भी पूछता था कि मुझे कम बजट है, थोड़ा प्रीमियम गाड़ी चाहिए, तो होंडा अमेज का नाम ले देते थे। कोई कहता था कि भाई मुझे टेंशन फ्री गाड़ी चाहिए, लो होंडा अमेज का नाम ले देते। कोई कहता था मुझे ऑटोमेटिक ही चाहिए, प्योर ऑटोमेटिक, तो भाई इसमें सीवीटी है, इस वजह से होंडा अमेज का नाम जरूर लिया जाता था। तो मैंने भी होंडा वालों से कहा भाई मुझे गाड़ी दो यार, मैं देखूं तो अगर अच्छी है चलाने में भी, ओवरऑल हर एस्पेक्ट में, तो क्यों ना मैं भी लोगों को बताऊं कि हाँ बिल्कुल आप लो। हालांकि मैं अभी भी बोलता हूँ, लेकिन अब क्या करें, सबसे पहले मैं इसको ड्राइव मोड पे डाल के, और आपको ये इतना तार वार का जाल दिख रहा है, सब कुछ बताऊंगा कि गाड़ी लेने के बाद क्या कमियां हैं इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है हर एक गाड़ी बिल्कुल ही परफेक्ट होगी, और क्या चीज़ आपको वो कमियां ऐसे इग्नोर करने में मजबूर कर देंगी, कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो भाई अब सबसे पहली चीज़ कि मैं इसको लेकर आया था दिल्ली से, और आप यहाँ पर देखना, ये देखो ट्रिप ए 544 किलोमीटर, तो मैं 3-4 दिन पहले ही लेकर आया था, 544 किलोमीटर चल चुकी है ये गाड़ी। अब 544 में सबसे बड़ा जो एक मेजर चंक रहा था 250 किलोमीटर, मैं दिल्ली से इसको चला के लाया था, और मेरी पूरी फैमिली इसमें थी। ठीक, बच्चे भी थे और पीछे सामान भी था। तो आप समझते हैं बहुत से लोग इसके सस्पेंशन को, राइड क्वालिटी को, नीचे लगने की लोड पर बहुत सवाल उठाते हैं, तो वो भी चीज़ें क्लियर हुई। एक एक करके मैं सारी चीज़ें अब बता देता हूँ। जैसे ही मेरे को गाड़ी मिली, मैं गाड़ी में बैठा, बढ़िया मैंने इसको ज़ीरो किया, क्योंकि माइलेज बहुत मेजर पार्ट होता है भाई, स्पेशली सीवीटी के साथ। और जो भी कम बजट में 9-10 लाख की गाड़ी ले रहा है ना, वो भाई चाहता है उसे माइलेज मिले। तो सबसे पहली चीज़ मैं माइलेज ही आपको दिखाता हूँ, ये देखो जरा, ये 545 किलोमीटर की गाड़ी चली है पूरी, और माइलेज उस टोटल में अब तक दिया है इसने 15.6। तो आप ये चीज़ पकड़ के चलना, और मैंने इसे ऐसे करके नहीं चलाया भाई कि बढ़िया करके चलाओ माइलेज निकालने के लिए। माइलेज निकालने के लिए चलाता तो उसमें 1 से 1.5 और ऊपर जुड़ा होता है, 17 तक होता। मैं जैसे इसे चलाता हूँ हाईवे पे 100, 105, 110 ओवरटेक मारता हुआ, वैसे ही मैं इसको चलाता हुआ लेकर आया हूँ विद फैमिली। ठीक, तो सबसे पहले चीज़ पकड़ो, आप इससे एक्सपेक्ट करो मीटर में 15.5 से 16, ये आप एक्सपेक्टेशन रखो इससे। ओके रिपोर्ट। अब बात आ जाती है कि जब लोड पे बैठे तो क्या चीज़ थी इसमें। देखो मैं जो मेरा ससुराल है वहाँ पर ही गली में एक ब्रेकर है, मैं इस गाड़ी को उसी ब्रेकर से लेकर गया था। तब उस समय है ना इसमें लोड नहीं था, लेकिन जब मैं उससे उतारा, जब इसमें लोड था, फैमिली बैठ गई थी भाई, ये नीचे से स्क्रैप हो गई थी। कहने को 172 mm इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि किसी भी सेगमेंट में इस मतलब कॉम्पैक्ट जो सिडान है 165, 163 आता है डिज़ायर में, सुनने में बहुत कम लगता है। 170 आता है अपना किसमें, ऑरा में, इसमें 172 है, सबसे ज़्यादा सुनने में लगता है। लेकिन सस्पेंशन सॉफ्ट है, जैसे ही बैठते हैं इसमें भाई गाड़ी भी बैठती है, और नीचे से स्क्रैप हुई थी। अब उससे आपको डरना नहीं है कि स्क्रैप हो रही है, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, बस धीरे धीरे निकालना है आपको। भाई ये ध्यान रखना है, आप सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से ही जब ब्रेकर वगैरह से आप लेते हो ना, ब्रेकर पे ऐसे चढ़ी और जैसी डाउन हुई, तो भाई ये डबल दबती है आगे, देखो ऐसे नोज डाइव है ना, ऐसे करके आगे से दबती है, जैसे उतरेगा टायर धप्प से वहाँ पर लगता है नीचे। तो बस आप अपने आप को ऐसे हैबिचुअल बना लोगे कि भाई जैसे उतार रहे हो ना, तो आप धीरे से उतारो, जिससे झटका ना लगे, अगले इंजन के वजन की वजह से दबता है और नीचे लगती है। तो वो चीज़ आप तैयार कर लोगे अपने आप को, सेट हो जाओगे, कोई टेंशन नहीं है उसमें भी। अब बात आ जाती है लोड पे माइलेज और रबर बैंड इफेक्ट क्या है। रबर बैंड इफेक्ट बिल्कुल एविडेंट है, वो क्या है अब देखो, ये दबा दिया मैंने, आरपीएम ऊपर जा चुके हैं, अब ये उठनी शुरू हुई है, देखो 4000 आरपीएम, और अब ये उठनी शुरू हुई है, और धीरे धीरे आप पिकअप लेती जा रही है, ये अब एकदम से तेज ले लिया ने। तो ये जो बीच का पार्ट है, यही होता है रबर बैंड इफेक्ट। मतलब मैंने यहाँ से एक्सेलरेट करा, पावर इंजन ले चुका है, मतलब आरपीएम उसने बढ़ा दिया, बट ट्रांसमिशन से कन्वर्ट नहीं हुई वो टायर तक, ट्रांसफर नहीं हो पाई वो, यही रबर बैंड इफेक्ट है, ये इसमें आपको मिलेगा। लेकिन उसका तोड़ क्या है, उसका तोड़ यही है कि आप इसको धीरे धीरे सीडेटली करो, ठीक है। लेकिन वहाँ क्या हो, जहाँ पर आपको सडनली एक्सेलरेट करना है, तो वहाँ पर आ जाते हैं रोल, ये जो अपने यहाँ पर दिए हुए हैं, ये पैडल शिफ्टर, इसका जैसे ही मुझे यहाँ पर लेना है, तो भाई मैंने दबा तो दिया लेकिन गाड़ी नहीं बढ़ रही है, तो मुझे ये नहीं करना, मैंने सीधा ये माइनस किया, लो जी माइनस किया, ये देखो बढ़ती चली गई एकदम, भाई आरपीएम 6000 तक चले जाते हैं। अब बात आ जाती है एनवीएच लेवल, इंजन आवाज़ करता है, तो बिल्कुल इंजन का नेचर ही, जो भी आईवी टैग हो, चाहे 1.2 है चाहे 1.5 हो, आपको इंजन का नेचर वोकल ही लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि बहुत लोड पड़ रहा है इस पर, आपको ये थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा, जैसे स्पोर्टी वाली फील सी आती है ना थोड़ी,
वो वाली चीज आएगी। कहीं भी डिलीवरी एकदम से फ्लैट नहीं हो जाती कि 3000 4000 गया और ऐसे हो गई, भाई 6000 आरपीएम तक उठती रहती है। ये चीज अच्छी है। आप बस पैडल शिफ्टर डाउन करो, देखो एकदम से आरपीएम बढ़ा, डिलीवरी हो गई, और कर दिया और एकदम से। तो ये चीज आपको इस तरह से मैनेज करनी है, और ये पैडल शिफ्टर ऑटोमेटिक में बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। अब देखो खराब रोड का रोल समझो आप इस सॉफ्ट सस्पेंशन में। जैसे ही ये सॉफ्ट सस्पेंशन, अभी तो ये लग रहा था हमें कि भाई गाड़ी में लोग बैठ रहे हैं, नीचे टकरा रही है, लेकिन जैसे ही सॉफ्ट सस्पेंशन आपका इन खराब रोड पर आता है, भाई ये बटर स्मूथ हो जाती है। मैं अब इसमें तेज चलाता हूँ, देखो ये सोक करती चली जाएगी। बहुत टूटी रोड है बिल्कुल, ये सोक कर लेती है नीचे। अब ये जो आवाज़ आ रही है तो भाई बहुत ही ज़्यादा शार्प गड्ढे हैं, इस वजह से टायर वो लग रहा है, लेकिन ऐसे गड्ढे होते हैं ना भाई, पीछे लोड बैठा हुआ हो, बहुत बढ़िया तरह से ऐसा लगता है तैरती हुई आ रही है। ये चीज़ मज़ा आता है। वहीं जहाँ सस्पेंशन हार्ड हो जाएंगे, वहाँ पर आपका जैसे कोई खड्डा आता है तेज स्पीड में, भाई धाड़ से लगती है पीछे से, पीछे वाले बहुत परेशान रहते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी फैमिली बैठ के आई, उन्होंने तारीफ करी। जो होंडा का फोर्टे है ना कि भाई पीछे शॉफर ड्रिवन रहे तो रहे, लेकिन पीछे वाले जो लाला जी हैं, ओनर है, वो बैठे, वो भाई आराम में रहे। वो चीज़ इसमें भी, चाहे सिटी लो, वो तो भाई महंगी हो गई, ये भले इकोनॉमिकल रखी है, इसमें भी वो चीज़ ऊपर रखी है सबसे। ये बहुत ज़बरदस्त मुझे बढ़िया बात लगी इसमें। परिवार जब आया मेरा तो उन्होंने यही कहा, भाई पीछे लेग रूम, नी रूम बहुत बढ़िया है, हेडरेस्ट सॉफ्ट है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, मैंने यहाँ खड़ा करा इसे और यहाँ पर बंद किया। अब आप पीछे देखना मेरा स्टांस, मैं अपने हिसाब से, ये मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, अनकट है। ये देखो, इसको मैं पकड़ता हूँ और पीछे आप स्पेस देखो। आगे अंडर थाई सपोर्ट एक बार को थोड़ा कम लगे, क्यों लगता है वो अभी दिखाऊंगा, लेकिन रियर में ये जो मेरा हेडरेस्ट है भले ही फिक्स है, मेरे को बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, और कुशन सॉफ्ट है यहाँ पर। और आप इसकी बनावट भी देखो, कुछ अलग टाइप की आगे की तरफ आया हुआ है ना, यही आराम देता है। पीछे अंडर थाई सपोर्ट मेरे को पूरा मिल रहा है, नी रूम लेग रूम पूरा है। ये चीज़ अच्छी लगी परिवार को, और उन्होंने कहा भाई मज़ा आ रहा है इसमें। ज़्यादा बड़े बड़े बोझ नहीं दी हुए, देखो कि बंदे ज़्यादा बैठे हैं आपको टेढ़ा मेढ़ा लगने लगता है, नहीं, वो चीज़ नहीं दी हुई। पीछे AC वेंट दिए हुए हैं, तो और मज़े के मज़े। ठीक है, अभी तक आप कह रहे होंगे पॉजिटिव, भाई निगेटिव है इसमें, ऐसा नहीं है, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ निगेटिव होता है। आर्म रेस्ट भी है तो आपको अच्छा सा फील होगा यहाँ पर, और ये रख ही जाता है। इसमें ये टेंशन नहीं होती। क्या होता है, बच्चे जब मेरे पास छोटे बच्चे हैं, वो इस पर अगर बैठ भी गया तो भाई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर रेस्ट कर रहा है, ये सीधा गद्दी पे। जो यहाँ तक अटकते हैं उनमें कुछ टाइम बाद क्या शिकायत होती है कि यहाँ से वो झुक के ऐसे लटकने लगता है, वो अजीब लगता है, लेकिन इसका स्टांस ही रखा गया है। चलो ये चीज़ तो हुई कंफर्ट के अंदर जिसके लिए बनी है गाड़ी वो। अब बात आती है इसकी एक और चीज़। जब मैं उतरना मेरे को आसान था, क्योंकि हेडरूम इनफ मिल जा रहा है मेरे को। अब देखो अंडर थाई सपोर्ट जो मैं आगे के लिए कह रहा था ना, मैं क्यों कह रहा था कम है, एक बार मेरे को दिखाओ, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से आप इस सीट को अगर मैं नापूंगा तो ये ऐसा लग रहा है ना बतेरी है भाई, इसके आगे भी जगह। लेकिन एक थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या है कि भाई जब हम बैठते हैं तो हमें सबसे सीट का जो हाईएस्ट पॉइंट है वही तो सपोर्ट करता है, तो हाईएस्ट पॉइंट है इसमें ये। मेरे को अंडर थाई सपोर्ट यहाँ तक का ही मिलता है, ये जो इसके आगे की जगह पूरी डिप है, अब ये तो मेरे पैर के नीचे ही रह जाती है ना, मेरे को अंडर थाई सपोर्ट यहाँ तक मिलता है। इस वजह से ये कम है। कहने का मतलब है सीट की लंबाई पूरी है, अंडर थाई सपोर्ट मतलब सीट जगह पूरी घेर रही है, लेकिन जो एक्चुअल अंडर थाई सपोर्ट है वो मेरे को कम मिल पा रहा है। यही मैं बाकियों में जाता हूँ, मारुति की किसी गाड़ी में, किसी भी गाड़ी में आता हूँ, ये चीज़ यहाँ तक होती है पूरी, ये एकदम से इतना ज़्यादा हिस्सा डिप नहीं होता, जिसकी वजह से एक्चुअल में स्पेस बढ़िया मिल जाता है। बाकी ये है कि भाई सीट कवर नहीं लगे हुए, तो एक मुझे और बढ़िया चीज़ फैक्ट पता लगा है कि सीट कवर अगर गाड़ी में नहीं लगे हैं तो गाड़ी ज़्यादा हीट नहीं होती, गाड़ी हीट ही नहीं होती है भाई, बहुत बढ़िया कैबिन रहता है। और एक और चीज़ पॉजिटिव इसमें, AC भाई पहली बार परिवार ने पीछे बैठे हुए ये बोला कि भाई बहुत ठंडा हो रहा है, कम कर लो, और ये एक्चुअल में 1 नंबर पे था और 24 पर ही चल रहा था। इसमें मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है कि गाड़ी जब धूप में खड़ी रहती है तो हमारे ये पूरा तप जाता है ना, ये होता ही है, फैक्ट है, ये तपेगा। तो इसके जो ये अंदर पाइप्स है, AC वेंट्स के पाइप अंदर चलते हैं डैशबोर्ड में, ये मुझे ये एनालिसिस हुआ है कि भाई इसमें और इसके पाइप्स में बीच में गैप है या इंसुलेशन अच्छी हुई है, जिसकी वजह से ये तो तप रहा होता है, लेकिन जब मैं AC चलाता हूँ तो यहाँ से ठंडी हवा आने लगती है। अगर बीच में गैप नहीं होता या इस मटेरियल से वो पाइप टच हो रहे होते तो भाई वो हीट ट्रांसफर उन पाइप्स में भी हो जाती। अब जैसे ही मैं AC चलाता हूँ, किसी भी गाड़ी में चलाऊँ, अपनी दूसरी में भी चलाऊँ, तो ये होता है कि भाई काफ़ी देर तक
वो पाइप ही ठंडा होने में लगा देते हैं, हवा गुनगुनी सी आती रहेगी, फिर धीरे धीरे ठंडी होगी। इसमें गिनती से 30 से 40 सेकंड में प्रॉपर ठंडी हवा आने लगती है। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मैंने एनालाइज करी है कि भाई इसमें वो पाइप जो है अंदर वो गर्म नहीं होते इतनी जल्दी। ये बढ़िया है, जिसकी वजह से भाई एफिशिएंसी अच्छी आती है। और जब सीट कवर ना हो तो भाई अब मैं देखो मैं ट्राई करने वाला हूँ, अगर किसी भी गाड़ी में मेरे को सीट कवर ना मिले तो भाई मैं ऐसे ही या कपड़े के लगा लूँगा। सीट कवर इतना तप जाता है, नापा पापा कुछ भी लगा लो, इतना तप जाता है वो भाई, गर्म करता है पूरी गाड़ी को। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब ये जो तामझाम आप देख रहे हो, ये गंदी सी लग रही है लीड। अब निगेटिव में यही है भाई, इसमें अलग से मुझे ये चार्जर लगाना पड़ा है ये, ठीक, क्योंकि मुझे चार्ज करने थे अपना डिवाइस देने को। यहाँ पर भी आपको सॉकेट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए डेडिकेटेड, ये रहा ये यहाँ पर, लेकिन ये किसी काम का नहीं है, टाइप ए है, बहुत स्लो करता है चार्ज, ठीक है। और ये दोबारा से टाइप है, इसमें कुछ भी ड्राइव वगैरह लगाओ या फिर एंड्रॉयड ऑटो केबल के थ्रू चलाने के लिए। लेकिन मैं क्यों चलाऊंगा यार, यहाँ पर टाइप सी देना चाहिए था, बीच में हल्का सा ही फेस लिफ्ट मत करो यार, कोई फीचर अपडेट कर दो, तो भाई यहाँ पर टाइप सी चाहिए। और इसी तरह से पीछे भी यहाँ पर भी भाई दिया हुआ है, वो भी ये वाला ही है, 12 वोल्ट का सॉकेट ही है, उसमें भी लगाना पड़ेगा अलग से, टाइप सी चाहिए। कमी और मुझे इसमें लगी थी कि भाई इसमें मैं म्यूट ही नहीं कर सकता है। सपोज ये गाना चल रहा है, ठीक है, अब मुझे किसी से बात करनी है, तो मुझे अगर पॉज करना है या फिर म्यूट करना है इसे, तो भाई इसमें कोई बटन ही नहीं है। आप ये देखो, ये जनरली हम देखते हैं वॉल्यूम के लिए और पॉज करने के लिए होता है ना, ये बटन है यहाँ पर क्लस्टर में, है ना, कुछ भी शफल करना है आपको। बाकी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो आप सिर्फ ऐसे करके, इसको दबा के रखूँगा पूरा नीचे तक जाएगी ना, ट्रैक चलता रहेगा। तो म्यूट का भी नहीं है, पॉज का भी बटन नहीं है इसमें, ये चीज़ होनी चाहिए थी, एक बटन मिसिंग है। साथ में आपको ये अच्छा फीचर है, देखो वायरलेस चार्जिंग दे रखी है इसमें यहाँ पर, ठीक, अब वायरलेस चार्जिंग तो दे दी है, और साथ में यहाँ पर एक अलग से बटन है। अब क्या है, क्यों है ये, क्योंकि आपको मना किया जाता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कोई भी आपका डिवाइस है, जैसे चाबी है, चाबी भी सिग्नल भेजती है, रिसीव करती है, इसको यहाँ पर नहीं रखना होता। वायरलेस चार्जर पैड के ऊपर कॉइल्स हैं, उस पर नहीं रखना होता। फ़ोन भी ऐसे ही नहीं रखना कोई सा भी, ठीक। इसमें यहाँ पर इसको बंद करने का फीचर है। अगर आपको रैंडम स्पेस की तरह, यूटिलिटी स्पेस की तरह इसको यूज़ करना है, तो आप इसे ऑफ रखो और आप यहाँ पर इसे रख दो, बस। अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये चीज़ करनी चाहिए सारी कंपनियों को भाई, अलग से डेडिकेटेड बटन देना चाहिए यहाँ पर, ठीक। बाकी ये स्पेस वगैरह तो बढ़िया है, और उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील कंपैरेटिवली हार्ड है। अगर आप दूसरी गाड़ियों की बात करोगे, चलने में सही है गाड़ी, कंपैरेटिवली हार्ड है स्टीयरिंग व्हील, लेकिन थोड़ा सा आपको यूज टू हो जाओगे। लेकिन अच्छी चीज़ है, ताकत ज़्यादा लगा सकते हैं क्योंकि ये मोटा है, स्टीयरिंग व्हील अपना मोटा है थोड़ा सा, और अंदर प्रिसाइज है। ये जो अपना ये देख रहे हो आप, रेंज में प्रिसीजन है। जैसे 43 में कई गाड़ियों में देखा है, अभी जब 43 दिखा रहा है तो सीधा ही एकदम से 40 हो जाएगा, फिर एकदम से 30 हो जाएगा। ये ऐसा नहीं करता, 43 है तो 1 किलोमीटर चलने के बाद 42 होगा, फिर 41 होगा। भाई ये बहुत प्रिसीजन के साथ काम करता है। बाकी सेफ्टी आपको बिल्कुल फील होती है। ये 13,600 चली हुई गाड़ी है, ज़्यादा अंदर आवाज़ें नहीं है, रैटलिंग की बिल्कुल भी चर्र मर्र कोई साउंड नहीं है इसमें, ये चीज़ अच्छी है। एडास की बात आ जाती है तो एडास वही लेना जिसको ज़रूरी है, आप लंबे हाईवेज़ पर जाते हो वही लेना। और ये चीज़ अच्छी करी है कि जो ZX है अपना, ये टॉप मॉडल है जिसमें बैठा हूँ, उसमें सिर्फ 3 ही चीज़ें एक्स्ट्रा दी हैं। एक तो ये एडास हुआ, उसके साथ साथ यहाँ पर देखो ये जो एलॉय व्हील है, एलॉय व्हील में डायमंड कट डिज़ाइन दिया है। अगर आप VX लोगे तो उसमें भी एलॉय व्हील मिलेगा, बस वो सिल्वर कलर के हैं। और साथ में ये डोर पे ये जो देख रहे हो यहाँ पर क्रोम, बस। तो जिसको एडास चाहिए, और एडास वही चूज़ करना जो हाईवेज पर मतलब लॉन्ग टर्म में ड्राइव वगैरह करता हो, वही। आप करीब 80-85 हज़ार रुपये बचा लो, आप VX ही ले लेना, सब कुछ बाकी हर एक चीज़ डिट्टो यही मिलेगी, सिर्फ एडास का वर्क। और यही कंपनियों को करना चाहिए भाई, सिर्फ एडास ऑप्शनल रख दो, मुझे चाहिए वो तो मैं ले लूँगा, नहीं तो मैं पैसे खामा खा के नहीं फूकूँगा उसमें। और एडास सही से काम कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हर किसी का अलग अलग वो होता है, हर कंपनी का सेटअप कि किस तरह से उन्होंने उसे सेट किया हुआ है। इसमें कोई भी रडार नहीं है आगे, सिर्फ कैमरा बेस्ड है, इस वजह से इसकी ट्यूनिंग थोड़ी सी अलग है। मैं उसमें चलाता हूँ, अपनी थार रॉक्स में चलाता हूँ, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन रडार और साथ में कैमरे का। तो ये उस जगह ब्रेक लगा दे रही है जहाँ पर वो नहीं लगाती, वो केवल वार्निंग देती है, वहाँ ब्रेक लगा दे रही है। तो मुझे थोड़ा सा यूज टू होना पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि गलत है, ये भी सही चल रहा है। और लेन वगैरह बिल्कुल अच्छे से पकड़ता है। सबसे अच्छा इसका काम करता है भाई, उससे भी अच्छा मैं बताऊँ अपनी जो इसका एडेप्टिव क्रूज़ है, वो बहुत ही प्रिसीजन के साथ काम करता है, क्योंकि मेनली भाई कैमरा बिल्कुल पूरी तरह से फोकस रखे हुए उसे। बाकी अंदर आपको प्रोफेशनल वाली वाइब मिलने वाली है इसमें। देखो ज़रा,
जो इसका डिज़ाइन है कहीं भी हवाबाजी वाला नहीं है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इंजन आपको अच्छा चाहिए वो आपको इसमें मिल रहा है। एक बार बाहर आ जाओ जरा, है ना। इंटीरियर आपको अच्छा चाहिए, देखो ब्लैक के साथ भी सटल सा डिज़ाइन, ये बढ़िया बिल्कुल फीडबैक अच्छा मिलता हुआ, वो हर एक चीज़ आपको इसमें मिल रही है। बाकी मेन चीज़ होती है, जान होती है, वो है इंजन। इंजन इसमें आपको बिल्कुल मिल रहा है 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर, सबसे ज़्यादा पावर 119 bhp आपको इसमें मिल जाती है। वो लोग जिन्हें थोड़े से लैगी लगेगा, है ना, कई लोग होते हैं जिन्हें रेस्पॉन्सिवनेस चाहिए, तो वो प्लीज़ मैनुअल की तरफ ही जाना, ठीक है। इसी में उसमें पावर बिल्कुल अच्छी लगेगी, तुरंत के तुरंत आपको ऐसा फील होगा भाई शू करके निकल रही है गाड़ी। लेकिन जो थोड़ा सा सटल, हल्के हल्के, ज़्यादा हवाबाजी नहीं चाहिए, वो ऑटोमेटिक की तरफ ही जाना, है ना, वो ले सकते हैं। बाकी आप यूज टू हो जाओगे। सिर्फ रैप ज़्यादा करते हो तब अंदर आवाज़ आती है, नहीं तो ऐसा लगता है लिटरली रोड की नॉइज़ पे नहीं है। इतना अच्छा इंसुलेशन है और सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से सब कुछ सोक कर लेता है। और ऐसा नहीं बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर है, मतलब 13-13.5 हज़ार चल चुकी है ये, उसके बाद भी अंदर बिल्कुल आवाज़ नहीं। इससे ज़्यादा आवाज़ मुझे कहीं ना कहीं सिटी में लग रही थी जब मैंने पहले कंपनी की बुला के चलाई थी। कैबिन में नॉइज़ थी उसमें, पिछली वाली में, अब तो उसका भी अपडेट आ गया, लेकिन इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं है। जो हमें फटीग फील करवाती है कोई भी चीज़, आवाज़ें बाहर की, हार्शनेस, वो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही सॉफ्ट होके चलती है गाड़ी हाईवे पर भी, और आपको थोड़ा सा प्रीमियम सा फील कराती है। आप देखो हेडलैम्प बहुत अच्छे हैं, अपग्रेड की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हाई बीम है वो इधर वाले पॉइंट है अंदर वाले, और लो बीम अपनी ये बाहर वाले हैं। बाहर का काम है बिल्कुल पूरी तरह से स्कैटर कर देना, कोई भी डार्क स्पॉट ब्लैक स्पॉट नहीं है। बीच वाले जब जलते हैं तो भाई बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सेंटर में दे देते हैं। मुझे लाइट में मज़ा आया, लाइट में कोई शिकायत नहीं थी। फॉग लैम्प सिर्फ नीचे नीचे करते हैं, सिर्फ कॉर्नर जब आप पहाड़ों वगैरह में करोगे तभी ये फॉग लैम्प काम आएंगे, नहीं तो आप ये मत सोचना फॉग लैम्प कहीं और काम आएंगे फॉग में, नहीं नहीं नहीं, कोई कुछ आपको पता भी नहीं चलेगा फॉग लैम्प जल रहे नहीं जल रहे, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अब रिक्वेस्ट मेरी यही है कि भाई जल्दी से इसका एक अपडेट लाकर, जो ज़रूरी फीचर है जैसे इसमें स्क्रीन, वो मैं चाहता हूँ। हालांकि उम्मीद तो कम है बढ़ने की, लेकिन मैं चाहता हूँ स्क्रीन इसमें 10 इंच वाली हो, 360 कैमरा इसमें लगे, ऊपर से लगा हुआ नहीं, जो ओरिजिनल कंपनी से लगा हुआ था वो इसमें लग जाए। सनरूफ आए इसमें, भले कितना भी आप मना करो कि भाई सनरूफ नहीं है ज़रूरी, सनरूफ है ज़रूरी, बिल्कुल है। रीज़न, शौक होते हैं लोगों के, अगर कोई गाड़ी वो ले रहे हैं तो वो एक 30-40 हज़ार 50 हज़ार ऊपर भी लगा देंगे सिर्फ सनरूफ के लिए, ये यकीन मानो। जो रख लेते हैं उनको पता है नहीं है किसी काम की, लेकिन छोटी सनरूफ होनी चाहिए जिससे कभी कभी मन करे तो आप खोल लो। बड़ी सनरूफ में कर्टेन हल्का होता है भाई, अंदर गर्मी हो जाती है। छोटी सनरूफ इसमें ज़रूरी है, वो डालनी चाहिए कंपनी को। बाकी ओवरऑल अगर प्रोडक्ट की बात करो, जिस कीमत में ये है उसमें बिल्कुल बैंग ऑन है ना। डिज़ायर, अभी डिज़ायर भी शायद मेरे पास आएगी तो मैं उसका भी एक बनाऊंगा, लेकिन इतना तो मुझे पता है वो माइलेज में ऊपर जाएगी। लेकिन अगर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आपको एक अंदर से प्रीमियमनेस वाली फील हो तो वो आपको इसमें मिलेगी। पीस ऑफ माइंड वाली फील हो तो इसमें होगी, क्योंकि भाई कंपनी भी इसमें 7 साल की एक्सटेंडेड वारंटी देती है। कम रनिंग है तो 10 साल की करा लो आप 1,20,000 किलोमीटर के साथ। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जो मैंने बताया। एवरेज 15 से 16 के बीच में सीवीटी के साथ एक्सपेक्ट करो आप, है ना। निकालने को ज़्यादा निकाल सकते हो, लेकिन 100, 110, 105 की स्पीड से जैसे चलाता हूँ मैं वैसे चलाया। सस्पेंशन सॉफ्ट है, हल्के से निकालना पड़ेगा लोड के साथ, जो भी आपके स्पीड ब्रेकर्स वगैरह होंगे वहाँ पर, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी। ऐसे नहीं है कहीं चलते फिरते आपकी लगती रहे, ऐसे नहीं लगती। 2 बंदों के लोड पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बूट स्पेस अच्छा है, लेकिन लोड होने के बाद पीछे से बैठती है, ये चीज़ है। तो आपको गाड़ी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा, एक रैंडम सा मेरा मन किया बनाने का। बाकी अगर माइलेज टेस्ट चाहिए इसका टैंक टू टैंक तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी कर दूंगा, है ना। लगभग 200-250 किलोमीटर चला के पूरा का पूरा, है ना, कवर करके इसका बना दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो और सब कुछ अच्छा लगा तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मैं दोस्तों सब्सक्राइब करना संस्कार चैनल को। जय हिंद।